हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडल सेट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका कक्षा 9 का है, विषय आपका विज्ञान है। समय फ्रेंड्स आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, और आपका क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। ठीक है, और समय आपका 1.5 घंटा का मिलेगा। और ये आपका दोस्तों सेट 1 है। ठीक है, धीरे धीरे सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित, ठीक है, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। इनमें से दोस्तों किसका जो एसआई मात्रक है फ्रेंड्स वह बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल और वेग। ठीक है, चाल और वेग का दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है वह बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे चाल का जो आपका एसआई मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है, तो वेग का भी जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स वह मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वह बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल और वेग। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है वेलोसिटी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, वेग का एसआई मात्रक है। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक दोस्तों मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, स्वचालित वाहनों में, ठीक है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, जो वाहन में चलता है दोस्तों उसमें कोई एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा यंत्र लगा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसमें दोस्तों ओडोमीटर लगा हुआ रहता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कि कितना किलोमीटर जो कार है या फिर वाहन है वह चला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। ठीक है, संवेग बराबर होता है फ्रेंड्स P इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, P इज इक्वल टू एम बी। यहाँ पे बोला है दोस्तों द्रव्यमान को दोगुना करने। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान को दोगुना कर देना है 2m, और यहाँ पे बोला है वेग को आधा करने। ठीक है, तो वेग को कर देंगे आप लोग आधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा एम भी। ठीक है, P इज इक्वल टू एम भी, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। पहले भी था संवेग बराबर P बराबर एम भी, और अभी भी है P बराबर एम भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही रहेगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg है तथा 34 kg हो तो एक का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। देखिए दोस्तों, जिसका वजन ज़्यादा होता है उसका वजन आपका उसका जड़त्व जो है फ्रेंड्स वह अधिक होता है। ठीक है, जिसका वजन ज़्यादा होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, क्योंकि दोस्तों बी का जो वजन है फ्रेंड्स वह ए के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। ठीक है, तो जो इसका सूत्र होता है दोस्तों W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी। एम आपका दिया हुआ है दोस्तों, द्रव्यमान 60 kg,
और जी का मान दिया हुआ है फ्रेंड्स 10, ठीक है, जी का मान दिया हुआ है 10, गुना कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 600 न्यूटन, ठीक है। 600 न्यूटन दोस्तों आपका पृथ्वी पे भार होगा। यहाँ पे बोला है चंद्रमा पे भार क्या होगा, तो जो चंद्रमा पे भार होता है दोस्तों वह पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। तो 6 से आपको दोस्तों यहाँ पे डिवाइड दे देना है, कितना आ जाएगा आपका 100 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पे भार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर, यदि दो वस्तुओं की बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, ठीक है। ध्वनि जो है दोस्तों वह कौन से माध्यम से गमन करती है, ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जो ध्वनि है दोस्तों वह ठोस, तरल और गैस तीनों में गमन करती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे दोस्तों कि ध्वनि कौन से माध्यम में सबसे अधिक तेजी से गमन करती है, तो हो जाएगा आपका ठोस, ठीक है। सबसे अधिक तेजी से गमन करती है ठोस में और सबसे कम आपका हो जाएगा गैस में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 13वां नंबर, मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है, तो जो होती है दोस्तों वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दो विभिन्न पदार्थ, ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बर्फ का गलनांक कितना होता है, ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री में आपका बात करें दोस्तों तो 4 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब किसे आसानी से दबाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। इनमें से दोस्तों कौन जो है आपका यौगिक का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा जल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर, पीतल किस धातु का मिश्रण है, ठीक है। जो पीतल है दोस्तों वह कौन से दो धातु से मिलकर बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलकर दोस्तों पीतल बना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे कांसा, ठीक है, कांसा पूछे दोस्तों तो जो आपका कांसा होता है वह आपका कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, कॉपर और टीन से मिलकर कांसा बना होता है और कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बना होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से दोस्तों कौन जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, मतलब जिसका एक बार उपयोग करके दोबारा उसे ओरिजिनल वैल्यू में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जल का बर्फ में बदलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, क्योंकि बर्फ को फिर से जल में लाया जा सकता है। और अगला देखिए मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती अगर पिघल जाए दोस्तों तो उसको फिर से मोमबत्ती बनाया जा सकता है। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, इसको भी दोस्तों चुंबकीय बल के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे भोजन का पचना, ठीक है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन एक बार पच जाएगा दोस्तों तो उसको दोबारा भोजन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन का पचना। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, Na2O इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर, 36 ग्राम जल में, ठीक है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं, ठीक है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं। तो इसका होता है दोस्तों N बराबर द्रव्यमान अपॉन मोल, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन मोल। तो यहाँ पे बोला है जल, ठीक है, जल का हो जाएगा दोस्तों इसका निकालना पड़ेगा H2O होता है, ठीक है, जल का आपका सूत्र होता है H2O और जो इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों हाइड्रोजन का 2 होता है, 2/8 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 आपका हो जाएगा 8। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 12 और आपका दिया हुआ है टोटल 36 ऊपर। अगर 12 से आपके डिवाइड दे देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 3 मोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 3 मोल मौजूद होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
22वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कार्बन का आपका होता है 12 गुना 2, ठीक कितना हो जाएगा 24, प्लस हाइड्रोजन का होता है दोस्तों 2, ठीक है 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई भी ऑप्शन में आपका 28 नहीं दिया हुआ है, तो ये सारे ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। किसी भी ऑप्शन में या दोस्तों नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन को खोज दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका परमाणु संख्या भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, जो परमाणु संख्या होगा दोस्तों वह 11 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पूछ दे, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पूछ दे तो आपको दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ देंगे तो आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर परमाणु संख्या पूछे तो जितना परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका जीव का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, लाइसोजोम का निर्माण कौन करता है। ठीक है, लाइसोजोम का निर्माण कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गोल्जी उपकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी प्रासरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विभाज्य उत्तक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त के तरल अधात्रि भाग को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। ठीक है, रक्त के तरल अधात्रि भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत मतलब दोस्तों सफेद। ठीक है, तो सफेद आपका क्या होता है दूध, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। ठीक है, जो श्वेत क्रांति से संबंधित है दोस्तों वह दूध उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है। इनमें से दोस्तों कौन जो है आपका रबी फसल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे खरीफ फसल पूछे दोस्तों, खरीफ फसल पूछे तो खरीफ फसल का हो जाएगा आपका धान मक्का। ठीक है, खरीफ फसल में आपका हो जाएगा धान मक्का ये सब, और रबी फसल में आपका होगा चना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके पोषण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर, व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। व्हेल दोस्तों आपका एक प्रकार का मछली होता है, तो ये आपका मत्स्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर, वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फेफड़े संबंधी रोग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा असंक्रामक रोग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है दोस्तों, मतलब जिसे छूने से नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। ठीक है, रतौंधी जो है दोस्तों वो आपका किसी को छूने से नहीं होता है। ठीक है, रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका हो जाएगा रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है।
फ्रेंड्स अगर विटामिन बी की कमी से पूछे, ठीक है, अगर दोस्तों विटामिन बी की कमी से पूछे तो विटामिन बी की कमी से आपका हो जाएगा बैरी बैरी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी। और विटामिन सी के पूछे से दोस्तों तो विटामिन सी की कमी से आपका होता है अस्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी बीमारी होता है। और विटामिन डी से पूछे अगर दोस्तों तो विटामिन डी से आपका हो जाएगा आपका रिकेटस, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। ये चारों आपको याद रखना है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होता है। ये चारों को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका दोस्तों 2 प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा आपको, आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे ढंग से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन रोग है, ठीक है, मतलब दोस्तों जो लंबे समय तक आपका रोग रहता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टीबी जो है दोस्तों वह बहुत ही लंबे समय तक यह जो बीमारी है वह रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। लास्ट प्रश्न देखिए 40वां नंबर, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं, तो ये दोस्तों आपका मोनेरा में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।